हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजे गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स कवर करने वाले हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि आपको पता है, सेक्शन 43 बी सबसेक्शन एच आया है, जिसमें अगर आप एक एमएसएमई वेंडर को टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं, तो वो एक्सपेंस आपको इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होता। ये जो क्लॉज है, ये 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल है। जो इस ईयर में एज़ एन ऑडिटर आपको इंश्योर करना है कि वो टाइम पे हो। अगर आप उसको एमएसएमई वेंडर को पेमेंट नहीं करते 31 मार्च से पहले, तो हो सकता है आपको वो एक्सपेंस अलाउ नहीं हो अंडर द इनकम टैक्स लॉ, और आपको वो एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर में अलाउ। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स हम लोग ने कवर किए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें पूछे गए हैं इतने टाइम पीरियड में। अगर आपका क्वेश्चन उस पे नहीं कवर है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसकी रिवर्ट करने के लिए। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हमारे पास आया है कि अगर मेरा इनवॉइस है 31 मार्च 2024 का, एंड मैंने पेमेंट कर दिया है 14 अप्रैल 2024 के अंदर, यानी कि मैंने 14 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया है, तो क्या मुझे ये एक्सपेंस अलाउ होगा क्या? तो मेरा आंसर है यस। यस दोस्तों, ये एक्सपेंस आपको अलाउ होगा। आपको जो पेमेंट है वो 31 मार्च तक नहीं करना है। आपको टाइम लिमिट जो सेक्शन 15 के अंदर दिया गया है, उसके अंदर करना है। मैं वो सेक्शन आपके सामने पढ़ती हूँ। ये सेक्शन 43 बी सबसेक्शन एच है इनकम टैक्स एक्ट का। एनी सम पेबल बाय द एसएससी टू अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 15। तो यहाँ पर कब ये क्लॉज हिट होगा? जब आपने पेमेंट किया है बियॉन्ड द टाइम लिमिट में। जो टाइम लिमिट है जो एमएसएमई लॉ में है, वो 45 डेज है। तो अगर आपने उसके बाहर पेमेंट किया है, तो ही ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो यहाँ पर मेरा इनवॉइस है 31 मार्च का, जिसका पेमेंट मैंने 14 अप्रैल को कर दिया, जो कि विद इन टाइम लिमिट है। तो ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होता है, एंड मुझे वो एक्सपेंस मिल ही जाता है उसी साल में। यहाँ पर मैं वो सेक्शन को फिर एक बार रीड कर देती हूँ, ताकि आप एज़ अ रीडर या एज़ अ व्यूअर जो हमारे हैं, वो आप समझ सकें कि हम कौन से टाइप के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, एंड उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया है? एनी सम पेएबल बाय द एसएससी टू अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर एमएसएमई के अंदर, एमएसएमई जैसे आपको पता है मतलब है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये क्लॉज़ जो हिट होता है, वो सिर्फ माइक्रो और स्मॉल को होता है, मीडियम को नहीं होता है। इसका एक पूरा एक डिटेल वीडियो कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम क्या है, क्या क्लॉज़ है, किस तरीके से हिट होता है, वो हमने और एक बनाया है। मैं उस वीडियो का लिंक भी अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहिए तो उसे भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले आप वो वीडियो देखिए, क्लॉज़ क्या है वो समझिए, फिर क्वेश्चन आंसर को कवर कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। शैल बी अलाउड only in computing the income referred in section 28 of that previous year in which such sum is actually paid to him। तो क्या कहता है कि अगर किसी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को आपने टाइम लिमिट जो सेक्शन 15 के अंदर स्पेसिफाइड है, उस टाइम लिमिट के अंदर नहीं किया है, तो वो एक्सपेंस आपको तभी अलाउ होगा जब आपने उसको एक्चुअली पे कर दिया है। तो मान लीजिए 31 मार्च 2024 का इनवॉइस है, तो ये 23-24 का एक्सपेंस हो गया है। अगर आपने उसे टाइम पे नहीं किया है, तो जिस साल में आप पेमेंट करते हैं, जैसे नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करते हैं, तो 24-25 में वो एक्सपेंस मिलेगा, 23 या 24 में नहीं। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे, वो भी हमने उस पहले प्रीवियस वीडियो में कंसिडर किए हैं, तो वो भी ज़रूर सुनिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्विज़ की तरफ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब बटन प्रेस करते ही बाजू में एक बेल बटन आएगा, उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें, तो आपको ऑटोमैटिकली नोटिफ़ाई किया जाए। सेकंड क्वेश्चन आता है, टैक्स ऑडिट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू मी एज़ माय टर्नओवर इज़ बिलो लिमिट, सो विल स्टिल सेक्शन 43 बी सबसेक्शन एच बी एप्लीकेबल टू मी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, पूछा है मुझसे कि मुझे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता है, तो भी ये सेक्शन हिट होगा क्या? माय आंसर इज यस। टैक्स ऑडिट के लिए डिफरेंट सेक्शन है। उनमें जो एक्सपेंसेस अलाउड होने चाहिए, डिसअलाउड होने चाहिए, उनके लिए अलग क्राइटेरिया है। लेकिन ये जो सेक्शन 43 बी सबसेक्शन एच है, ये एक नॉर्मल एसएससी के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे कि अगर आपका इनकम बिलो लिमिट है,
तो भी आप जो इनकम कंप्यूट करोगे फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स, उसमें ये आप क्लॉज हिट होता है। तो जब आप अपनी इनकम माइनस एक्सपेंसेस करोगे, वो एक्सपेंसेस कौन से अलाउड होने चाहिए, कौन से नहीं, उसमें ये सेक्शन 43B(H) हिट होता है। इसमें टैक्स ऑडिट का कोई लेना-देना नहीं है। आप भले ही टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो, नहीं हो, स्टैट ऑडिट एप्लीकेबल हो, नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एज़ अ नॉर्मल एसएससी भी आपको ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। What if payment is made to MSME before the due date of filing of income tax return? मुझे बहुत सारी जगह पे क्वेश्चन आए हैं कि जैसे सेक्शन 43B में एक क्लॉज है कि कुछ पेमेंट्स अगर आपने भले 31 मार्च तक नहीं किए या फिर जो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड किया है लॉ में नहीं किए, लेकिन आपने रिटर्न फाइलिंग से पहले कर दिए हैं, तो क्या वो एक्सपेंसेस आपको अलाउड होते हैं। तो क्या ये एमएसएमई का जो पेमेंट है वो भी अगर मैं रिटर्न फाइलिंग से पहले कर दूं, तो क्या मिलेगा? आंसर इज नो। मेरे को वो स्टिल एक्सपेंसेस डिसअलाउड होगा, क्योंकि जो ये सेक्शन है 43B, उसमें एक प्रोविजन दिया है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन द सेक्शन एक्सेप्ट द प्रोविजन टू क्लॉज एच। तो ये जो है ना पॉइंट, ये प्रोविजन जो बोलता है कि अगर मैं रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देती हूँ तो मुझे एक्सपेंस अलाउड होगा, उसमें उन्होंने क्लियरली दिया है कि एक्सेप्ट द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज एच, यानी कि सेक्शन 43B सब सेक्शन एच ये प्रोविजन से बाहर है। जो एक्सपेंसेस जो इस प्रोविजन की वजह से हमें मिल जाते थे, जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, अगर उससे पहले हम ये एक्सपेंसेस पे कर देते तो जो हमें मिल जाते थे, उस सेक्शन में या उस प्रोविजन में क्लियरली लिखा है कि ये जो क्लॉज एच है वो एप्लीकेबल नहीं हो, उस ये प्रोविजन उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो क्लॉज़ एच के लिए सेम वही क्राइटेरिया कवर होगा कि आपको पेमेंट करना है विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट। यहाँ पर ये भी है, सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट नहीं है। तो सेक्शन 15 इनकम टैक्स एक्ट का मत देखिएगा, प्लीज सेक्शन 15 एमएसएमई एक्ट का देखिएगा। How will I get to know that my vendor is an MSME and more particularly a micro and small entity? तो जब ये नया क्लॉज आया तो सबका फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा वेंडर एमएसए में रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो इसके लिए आप एक ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं अपने वेंडर्स को, ये पूछते हुए कि क्या आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है। और अगर एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो प्लीज अपना एमएसएमई नंबर शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो हमें ये बताइए कि आपका स्टेटस क्या है एमएसएमई में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये जो क्लॉज है ये सिर्फ माइक्रो और स्मॉल को कवर कर रहा है। तो अगर आपका वेंडर एमएसएमई में रजिस्टर्ड है लेकिन एक मीडियम एंटरप्राइजेस है, तो ये क्लॉज उसको हिट नहीं होगा। वो पेमेंट्स जो आप मीडियम एंटरप्राइजेस को करने वाले हैं उस पे हिट नहीं होगा। तो आपको सिर्फ एमएसएमई है कि नहीं ये नहीं जानना है, बल्कि उनका स्टेटस क्या है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में, वो भी जानना है। क्या वो माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है। तो एट प्रेजेंट आप अपने वेंडर्स को ईमेल ड्रॉप करके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड आप अपना वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं, जहां पर आप उनसे उनका एमएसएमई स्टेटस पूछ रहे हैं और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहे हैं। तो यहाँ एक दो एक्टिविटी कर सकते हैं, एक ईमेल ड्रॉप करना और करस्पॉन्डेंस लेना उनसे, सेकंड अपना वेंडर रजिस्ट्रेशन अपडेट करना। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये आया, अगर मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूँ तो क्या मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए ताकि ताकि मुझे बेनिफिट मिल सके इस क्लॉज़ का? तो यहाँ पर आपको अपने कस्टमर्स को एमएसएमई नंबर अपना शेयर करना है, अपना स्टेटस बताना है और उन्हें ये क्लॉज़ के बारे में एजुकेट करना है, ताकि वो एन्श्योर करें कि जो पेमेंट्स आपको ड्यू हैं वो टाइम लिमिट के अंदर हो जाएँ। और साथ ही साथ आपको ये अपने इनवॉइस पे भी ये डिटेल्स कवर करना चाहिए, ताकि फ्यूचर पर्सपेक्टिव से जहां पर अगर सपोज आप कस्टमर से कम्युनिकेट नहीं कर पाए या उसे एजुकेट नहीं कर पाए, तो आपका इनवॉइस वो काम कर दे। आपके इनवॉइस पे से उन्हें आपका एमएसएमई डिटेल्स मिल सके, एंड वो इंश्योर करें कि आपको पेमेंट टाइम लिमिट के अंदर हो जाए, ताकि सेक्शन 43B सबसेक्शन एच हिट नहीं हो आप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये एक बहुत ही अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन आया था, एंड आई रियली अप्रिशिएट द पर्सन हु हैज आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, कि उन्होंने इतना थॉट प्रोसेस लगाया इसके पीछे। यहाँ पर यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट टू डू इफ माय वेंडर हैड रजिस्टर्ड हिमसेल्फ एज अ स्मॉल एंटिटी while taking MSME registration and is now classified under medium enterprises.
हाउ टू हैंडल सच सिचुएशन। यहाँ पर जब आपके वेंडर ने रजिस्ट्रेशन लिया था एमएसएमई का, वो स्मॉल एंटरप्राइजेस थे, इसके चलते सेक्शन 43 बी सब सेक्शन एच कवर होता है। लेकिन अब वो स्मॉल नहीं रहे, अब वो मीडियम में कवर हो जाते हैं। तो आप इस समय कैसा करोगे? तो यहाँ पर आप अपने वेंडर से रिक्वेस्ट करोगे कि वो अपडेट करें अपने डिटेल्स एमएसएमई अथॉरिटीज के पास, ताकि उनका स्टेटस करेक्ट रिफ्लेक्ट हो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में, और आप पे ये सेक्शन 43 बी सबसेक्शन एच हिट नहीं हो। अगर मान लीजिए वो नहीं करते हैं, देन इन दैट केस आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, या आपके पास एक ऑल्टरनेटिव है कि आप एमएसएमई अथॉरिटीज के पास एक कंप्लेंट फाइल कर सकें कि ये सो एंड सो वेंडर है जो आपके पास रजिस्टर्ड है अंडर द एमएसएमई लॉ, और उन्होंने इनकरेक्ट डिटेल्स दी है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, या फिर अपडेट नहीं किए हैं अपने डिटेल्स आपके पास। इन दैट केस फिर एमएसएमई अथॉरिटीज ये केस आप उन लेंगे और उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर पेमेंट टू एमएसएमई वेंडर? तो यहाँ पर सबका एक आया था कि 45 डेज 45 डेज 45 डेज सब जगह चल रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मेरा अरेंजमेंट किसी वेंडर के साथ ऐसा है जहाँ पर हमने म्यूचुअली एग्री किया है कि 60 डेज के अंदर पेमेंट किया जाएगा, तो क्या ये फिर भी 45 डेज वाला क्लॉज मुझे एप्लीकेबल होगा? तो यहाँ पर जो लॉ है एमएसएमई का, वो क्लियरली सेक्शन 15 के थ्रू चलता है, और उसमें क्लियरली दिया गया है कि जो डेट ऑफ पेमेंट विद इन जो टाइम पीरियड है पेमेंट का, वो या तो म्यूचुअली एग्री किया हुआ डेट होगा, या फिर 45 डेज व्हिचएवर इज अर्लियर। तो अगर मान लीजिए आपने 60 डेज का एग्री किया है आपने और आपके वेंडर ने पेमेंट के लिए, बट यहाँ पर 45 डेज शॉर्ट पड़ मतलब 45 डेज कम है, तो यहाँ पर क्या दिया है म्यूचुअली डेट अग्रीड, या फिर 45 डेज व्हिचएवर इज लोअर, या फिर अर्लियर। तो यहाँ पर 45 डेज कम है तो 45 डेज हिट होता है, 60 डेज का क्राइटेरिया नहीं आएगा। सो आपको ध्यान ध्यान देना है कि वो 60 वाला नहीं आएगा, 45 हिट होगा तो आपको 45 डेज में पेमेंट करना है एज पर द एमएसएमई लॉस। आपका म्यूचुअल अग्रीमेंट अगर 45 डेज से कम है, यानी कि सपोज से 30 डेज है, तो 30 डेज एप्लीकेबल हो जाएगा, 45 नहीं। सो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये चीज कवर हो, और ये चीज पे भी ध्यान देना है कि सेक्शन 15 क्लियरली बोलता है कि विच एवर इज अर्लियर। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। हमने जो भी क्वेश्चन हम तक आए थे हमने उसे कवर किया है। अगर आपका क्वेश्चन रह गया है जो इस टॉपिक पे नहीं कवर्ड है, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे उसका रिवर्ट करने के लिए। थैंक यू।